जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स ग्रुप डिस्कशन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के पर आप सभी को जीएस का जो है बेस मजबूत किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। इसमें सभी सब्जेक्ट का ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। अभी फिलहाल फिजिक्स का जो ग्रुप डिस्कशन है वो चल रहा है। फिजिक्स में हमने 2 वीडियो क्लियर किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लियर किया है, बहुत ही अच्छा उस वीडियो में कंटेंट बताया गया है। इस वीडियो की खासियत ये है ग्रुप डिस्कशन की कि इसमें पटना के जितने सारे टीचर हैं उन सभी के नोट्स का एक जगह कंपाइलेशन ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, जिससे आपको क्या होगा कि सभी टीचरों के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही बार में सभी टीचरों के नोट्स को आप पचा सकेंगे, सुन सकेंगे, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वहाँ से काट के आपको बताया जाएगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, रेलवे, बिहार कर्मचारी, बिहार दरोगा मेंस आगामी होने वाला है, इस सब की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साइंस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। पिछले 2 वीडियो तो हमने बता दिया, हम इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो होता है ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण होता है। इसी में हम लोग समझेंगे वेट क्या है, वेट जो है वेट क्या है, लिफ्ट में जो भार कब भारहीनता महसूस होता है, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, नीचे आते होता है क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सारा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है ग्रुप डिस्कशंस के माध्यम से। आई होप, आशा करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं कि ग्रेविटेशन आखिर है क्या। तो गुरुत्वाकर्षण आखिर है क्या। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, जिसमें सबने सबसे पहले बताया सिद्धांत शिरोमणि ने। सिद्धांत शिरोमणि ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के बारे में बताया था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, भास्कराचार्य थे। कौन थे? भास्कराचार्य। उन्होंने बताया कि कोई वस्तु पृथ्वी पर इसलिए गिरती है कि पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसका कथन है? तो भास्कराचार्य का कथन है कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर इसलिए गिर रही है कि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही है। क्या कर रही है? कि पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। मान लीजिए ये कलम है, तो कलम नीचे गिरा, इसका मतलब है कि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचा है तबे गिरा है, नहीं खींचता तो नहीं गिरता। इतना समझ में आ गया। आकाशीय पिंडों के बीच भी आकर्षण का बल कार्य करता है, जिससे वे अपने अक्ष को नहीं छोड़ते हैं। आकाशीय जो पिंड, जितने सारे आकाशीय पिंड जो देख रहे हैं ऊपर में, वो सब क्या है? एक दूसरे में आकर्षण है, जिसके कारण वो अपनी कक्षा को नहीं छोड़ते हैं, कक्षा में अस्थायित्व बनाए रखते हैं। लेकिन ये जो था गिने चुने बातों था, इसका कोई प्रूफ नहीं था। ये कोई आया ऐसे ही बोल दिया। लेकिन इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। न्यूटन का जन्म 1642 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। उन्होंने जब 1665 ईस्वी में कैम्ब्रिज में विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, उस समय वहाँ पे प्लेग फैल गया। तो प्लेग फैलने के दौरान उनको छुट्टी मिला, 1 साल का छुट्टी मिला। तो जैसे छुट्टी मिला, उस छुट्टी में अपने घर आए और बैठे थे बगीचे में, और सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये कहानी है, उनका रियल घटना है। तो सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो उनको लगा कि ये सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गिरा, साइड में क्यों नहीं गिरा, दूसरे तरफ क्यों नहीं गिरा, नीचे में क्यों गिरा है, एकदम सीधा नीचे क्यों गिरा है। इसी को लेकर के सोचते सोचते उन्होंने खोज कर दिया। तो खोज किया ग्रेविटेशन का। आजकल का लड़का क्या है कि अगर कोचिंग में छुट्टी हो जाए, इंस्टीट्यूट में छुट्टी हो जाए, कॉलेज में छुट्टी हो जाए, तो ओयो में जाता है, पार्क में जाता है, रिसर्च उस पर करता है, अपनी वाली पर रिसर्च करता है। लेकिन पहले के जो स्टूडेंट थे रिसर्च करते थे किसी मुद्दे पर, साइंस का रिसर्च करते थे। समझ गए? तो आजकल का रिसर्च और पहले का रिसर्च में बहुत अंतर है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। क्या? गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया।
कब दिया? तो 1687 में दिया। कब दिया? 1687 में। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता क्या है? तो ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? ब्रह्मांड का जितने सारे वस्तु है एक बल से अपनी ओर क्या करती है? एक दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है, जिसका परिमाण यह होता है कि वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? जिसका परिमाण वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच में जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो द्रव्यमान का सीधा जो दूरी है उसके वर्ग का उल्टा, द्रव्यमान का सीधा और बीच के दूरी के वर्ग का उल्टा होता है। इतना समझ में आया? यानी जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि वो दो वस्तु में जब आकर्षण होता है तो वह आकर्षण द्रव्यमान के कारण होता है, और जो द्रव्यमान होता है उसका जो गुणनफल होता है वह उसके समानुपाती होता है, और जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार इसने फार्मूला दिया। तो F बराबर क्या हो गया? Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। Gm1m2 बटा आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल G होगा। क्या होगा? कैपिटल G। और इसी कैपिटल G को बोलते हैं एक नियतांक। कौन सा नियतांक? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षक नियतांक। क्या है? गुरुत्वाकर्षक नियतांक। इसका खास बात यह है कि यह जो है G का मान कभी चेंज नहीं होता है। G का मान वस्तु में कहीं भी चेंज नहीं होता है, न वस्तु के प्राकृतिक चेंज होने पर होगा, न द्रव्यमान चेंज होने पर होगा, न उनके बीच की दूरी चेंज होने पर होगा। कुछ भी कर दीजिए, G का मान, बड़का G का मान चेंज नहीं होता है। बड़का G का मान चेंज नहीं होता है। यानी ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के लिए G का मान एक ही होता है, इसीलिए G को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब समझ में आया कि उसको सार्वत्रिक क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि यूनिवर्स में कहीं भी जाइए G का मान चेंज होने वाला नहीं है। G का मान चेंज होने वाला नहीं है, कहीं भी जाइए एक ही रहेगा, यानी G का मान चेंज नहीं होता है। G का यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है कि G का मान कितना होता है? तो G का मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11। 6.67 यानी 6.67 गुना 10 के पावर -11। अब मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें भी अब एक क्वेश्चन अधूरा देता है। क्या अधूरा देगा? कि G का मान जो होता है किसने दिया? तो G का मान किसने निकाला? तो कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश उनका नाम था। तो G का मान किसने दिया है? तो हेनरी कैवेंडिश ने। किसने दिया है? हेनरी कैवेंडिश ने G का मान दिया है, आपको ध्यान में रखना है। G का मान किसने दिया? हेनरी कैवेंडिश ने दिया है। ठीक है, G का मान जो है, G का मान का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्या है? G का मान महत्व बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ आप देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर बंधे रहते हैं, यानी पृथ्वी पर चल पाते हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर जो चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहे तो चल नहीं पाएंगे, लड़खड़ा के गिर जाएंगे, धबाधब गिरेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वह अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। क्या करता है? अभिकेंद्र बल के कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर काटता है। पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर काटता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर काटती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्रमा और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है समुद्रों में। समुद्र में क्या आता है? ज्वार भाटा। किसके कारण? चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तो ज्वार भाटा आ जाता है। कहाँ पे? समुद्र में। तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आपको देखने को मिलता है वो किस वजह से देखने को मिलता है?
तो वो देखने को मिलता है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। क्या है? कारण ही। अब एक बात होता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण होता है कि यदि दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो, क्या हो? एक वस्तु पृथ्वी हो, दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो, तो उनके बीच में लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उसमें जो बल लगेगा उसको बोलेंगे गुरुत्व बल। ठीक है। उसके बाद इसी बल के जो कारण होता है पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसी बल के कारण पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। किससे? यानी गुरुत्व बल से ही पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तु को खींचती है। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु का गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब समझ में आया कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है? कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से फ्री फॉल गिर रहा है। क्या हो रहा है? फ्री फॉल, यानी स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिर रहा है तो उस वस्तु पर जो गुरुत्व बल लग रहा है, यानी पृथ्वी जिस बल से खींच रहा है उसी को बोलते हैं, जो खींचेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा तभी तो नीचे आएगा, यानी त्वरण उत्पन्न होता है। इसी त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसी गुरुत्वीय त्वरण को छोटका जी से बताते हैं। किससे? छोटका जी से बताते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को छोटका जी से बताते हैं। ठीक है। छोटका जी गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के वेग में कमी आती है और नीचे की ओर फेंकी गई वस्तु के वेग में वृद्धि आती है। जैसे ये वस्तु है, इसको ऊपर फेंकेंगे ना तो धीरे धीरे जितने जैसे जैसे ऊंचा जाएगा इसके वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। चेंजिंग क्या आएगा? ऊपर जाएगा तो इसको वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा, और नीचे आएगा तो जो जो नीचे आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, यानी इसका वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। तो चेंजिंग किस कारण से हो रहा है? तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही हो रहा है। किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही हो रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बड़का जी और छोटका जी में रिलेशन क्या होता है? तो छोटका जी बराबर होता है बड़का जी बटे बड़का एम, बड़का जी इंटू बड़का एम बटा आर स्क्वायर, बड़का जी इंटू बड़का एम बटा आर स्क्वायर। ये किसका रिलेशन है? तो छोटका जी और बड़का जी का रिलेशन है। छोटका जी और बड़का जी का रिलेशन है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जी का मान होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर याद रखेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर कोई वस्तु हवा का प्रतिरोध नगण्य है, किसी वस्तु को गिराते हैं और हवा का प्रतिरोध नगण्य है तो उसमें गिरने वाली सभी वस्तुओं का त्वरण क्या होगा? समान होगा। हल्का हो या भारी हो, समान दर से नीचे गिरेगा अगर हवा का प्रतिरोध नगण्य है। इसके कहने का मतलब अगर किसी वस्तु को निर्वात में गिराते हैं यानी गुरुत्व के अधीन गिराते हैं, इसी को बोलते हैं निर्वात में, तो क्या बोलते हैं? निर्वात में मतलब हवा नहीं हो तो इसको बोलते हैं निर्वात। तो इसी को बोलते हैं अगर निर्वात में कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रहा है तो उसका त्वरण जो है समान होगा। चाहे लोहा गिराओ, लोहा के साथ पंख गिराओ, कुछ भी गिराओ, उसका त्वरण एक समान होगा। इतना कंफर्म है। जी का मान आपको पता है। क्या है? जी का मान पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेंजिंग ये हो जाता है कि जी का मान चेंज होता है। छोटका जी का मान चेंज होता है। अगर जगह बदलेंगे तो जी का मान चेंज होगा। चंद्रमा पर अलग होगा, विषुवत रेखा पर अलग होगा, ध्रुव पर अलग होगा, सूर्य पर अलग होगा, मंगल पर अलग होगा। जहां जहां जाएंगे इसके मान में चेंजिंग आएगा। जहां जहां जाएंगे इसके मान में चेंजिंग आएगा। तो यही चेंजिंग को समझना है। जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा, दूरी बढ़ेगा जी का मान घटेगा, दूरी बढ़ेगा जी का मान घटेगा। ये ट्रिक याद रखेंगे। दूरी बढ़ेगा जी का मान घटेगा, यानी ऊपर जा रहे हैं तो दूरी बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो दूरी बढ़ रहा है। दूरी बढ़ेगा जी का मान घटेगा। नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे जी का मान घटेगा, नीचे जाएंगे जी का मान घटेगा, नीचे जाएंगे जी का मान घटेगा। क्वेश्चन पूछता है कि जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है? तो जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर। तो जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है? ध्रुव पर। जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है?
तो ध्रुव पर होता है। जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है? ध्रुव पर। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। किस पर? भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम, ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा। ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा, ध्रुव पर जी का मान कितना होगा? सबसे ज्यादा होगा। जैसे भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होता है 9.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.78 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वही जो ध्रुव की बात करते हैं तो 9.85 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ध्रुव पर इसका मान होता है, ध्रुव पर इसका मान होता है। इसी जो जी का मान जो चेंजिंग आता है ना, इसी के वजह से पृथ्वी क्या है? गोल ना होकर क्या है? चपटी है। गोल ना होकर क्या है? चपटी है। जैसे जाएंगे ध्रुव पर क्या है? जी का मान ज्यादा है तो उसको बड़ी खींचता है, बड़ी कस के खींचता है। क्या करता है? बहुत जोर से खींचता है। तो जोर से खींचेगा तब मान लीजिए कोई गोला है, इसको जोर से खींचेंगे तो क्या होगा? पचकेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पचके, यानी ये चपटा होते जाएगा। क्या हो जाएगा? चपटा होते जाएगा। और ध्रुव पर जो है जी का मान कम है, मतलब ध्रुव पर जी का मान कम है तो इसको ज्यादा खींच ही नहीं रहा है, खाली ऊपर से पचका रहा है, तो क्या होगा? चपटा होगा कि नहीं होगा? इसी कारण पृथ्वी गोल ना होकर क्या है? चपटी है। कैसा है? पृथ्वी गोल ना होकर पृथ्वी चपटी है। ठीक है। अब एक और बात पूछता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान प्रभावित होता है कि नहीं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान क्या होता है? प्रभावित होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान प्रभावित होता है। क्या हो जाता है? होता है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुव को छोड़कर सभी स्थानों पर बढ़ जाएगा और ध्रुव के मान सभी जगह बराबर हो जाएगा। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान सभी स्थानों पर बढ़ जाएगा, सभी स्थानों पर बढ़ जाएगा, मतलब ध्रुव के मान के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कब शून्य हो जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जब जी का मान जो पृथ्वी के घूर्णन का वेग वर्तमान वेग से अगर 17 गुना ज्यादा हो जाएगा, वर्तमान जो घूर्णन गति है उससे अगर 17 गुना ज्यादा हो जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने के लिए क्या कंडीशन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति को 17 गुना बढ़ा दिया जाए। जैसे 17 गुना बढ़ाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? शून्य। गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य के लिए क्या करेंगे? पृथ्वी को 17 गुना बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? 17 गुना बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन पूछता है कि फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल क्या होता है यानी मुक्त पतन क्या होता है? तो समझ लीजिए कि जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और वह निश्चित ऊंचाई तक जाती है और वह कुछ देर रुकती है, क्या करती है? एकदम मिली सेकेंड तक रुकती है और अंत में त्वरित गति से नीचे की ओर आती है। इसी प्रकार की गति फ्री फॉल कहलाती है। यानी इस वस्तु को ऊपर भीगे, यहाँ पर आया, थोड़ा सा रुका, फिर धड़ाक से नीचे गिरा, तो इसी को बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल मोशन यानी मुक्त गति। मुक्त गति इसी के में जो होता है कुछ समीकरण होता है। जैसे ऊर्ध्वाधर के लिए क्या समीकरण होता है, यानी नीचे की ओर गति के लिए कौन सा समीकरण है? नीचे की ओर गति, तो नीचे की ओर गति के लिए होता है v बराबर u प्लस जी टी। v बराबर u प्लस ए टी हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर a नहीं g रखना है। क्या है? पृथ्वी के संदर्भ में लेना है तो a नहीं क्या करना है? g लेना है। तो v बराबर u प्लस ए टी के जगह v बराबर u प्लस जी टी। कब? जब वस्तु नीचे की ओर गति कर रहा है। मान लीजिए उस वस्तु को यहाँ तक ले गए, यहाँ से नीचे ले आएंगे तो g का मान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, इसलिए क्या करेंगे? प्लस जी, मतलब v बराबर u प्लस जी टी। उसी प्रकार से h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसी प्रकार से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। नीचे के लिए प्लस, नीचे के लिए सारे चीजें, मतलब जो भी चीज नीचे आ रहा होगा तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। उसके बाद
अगर वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, क्या करती है, वस्तु वो नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, तो उसके लिए समीकरण क्या होगा, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, जी का मान घटेगा, घटेगा तो v बराबर u माइनस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस 2gh, उसके बाद h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऊपर की ओर की गति ऋणात्मक होती है, ऊपर की ओर की गति ऋणात्मक और नीचे की ओर की गति धनात्मक। जितने ऊपर जाएंगे ऋणात्मक और जितने नीचे आएंगे धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं भार को, क्या है, अब समझ लेते हैं भार को कि भार, आखिर भार क्या होता है। तो भार क्या होता है कि भार वो होता है कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, यानी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल। जिस फोर्स से उसको खींच रहा है उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। क्या है, गुरुत्व बल। और अगला समझिए, किसी वस्तु का जो भार होता है पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है। अब समझिए नॉर्मल भाषा में, पृथ्वी पर जो गुरुत्व बल होता है, किसी वस्तु का जो भार निकाल रहे हैं, मान लीजिए ये सर का नोट्स है, क्या है, सर का नोट्स है, यहाँ पे देख लीजिए ज्ञानबंधु का नोट्स है। तो इस नोट्स का वजन कितना होगा, इस नोट्स का जो वजन है, तो इस नोट्स का वजन हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो पृथ्वी जिस वजन से, जिस गुरुत्व बल से इसको अपनी ओर खींचेगी उसी गुरुत्व बल को बोलेंगे भार। जिस वजन से इसको खींचेगी, जिस वजन से इसको खींचेगी उसको बोलेंगे भार। यानी जितना पावर से खींचेगी वही उसका भार कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। इसी को W से सूचित किया जाता है। तो W बराबर होता है m इंटू जी, m इंटू जी, W बराबर m इंटू जी, W बराबर m इंटू जी, यानी भार यही होता है। यानी पृथ्वी जिस ओर से अपनी ओर खींचेगी उसी को गुरुत्व बल कहते हैं। मतलब अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन क्या होता है, किसी के प्रति किसी का अट्रैक्शन हो जाता है। मामूली सी बात है, अट्रैक्शन सबको होता है। तो जितना ज़्यादा जोर से अट्रैक्शन होगा, मान लीजिए कोनो ज़्यादा सुंदर है आ कोनो कम सुंदर है, कोनो नौकरी वाली है कोनो नौकरी वाली नहीं है, आ कोनो लड़का नौकरी वाला है, तो नौकरी वाले लड़का को अट्रैक्ट करने के लिए लड़कियां से ज़्यादा पावर से अट्रैक्शन मारती है। कुछ बाल झमकाएगी, कुछ लिपस्टिक दिखाएगी, कुछ नाखून दिखाएगी, कुछ पॉलिश दिखाएगी, कुछ दिखाएगी, तो अपना वो अट्रैक्ट होगा। यानी ज़्यादा पावर का यूज करता है। तो जितना ज़्यादा पावर का यूज करके अट्रैक्ट करेगी वही उसका भार होगा। क्या हो जाएगा, वही उसका भार होगा। और जितने कम पावर में अट्रैक्ट होगा वो उसका कम भार होगा। समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, किसी को बोल देते हैं, कोनो होता है ना पलटू राम होता है। जैसे नीतीश कुमार क्या है, पलटू राम है। कुत्ता को कोनो कुछ बात होगा पलट जाएगा। कोनो बोल देगा चलिए ना हे पार्टी में, तो चल जाएगा। कोनो बोलेगा आ जाइए हमारा साथ है, आ जाएगा। मतलब उसका कोई वजने नहीं है। कोनो उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, कोनो अट्रैक्ट कर ले रहा है, मतलब कम में भार में उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसका वजन नहीं है। क्या है, वजन नहीं है। तो पलटू राम का वजन नहीं है, इसीलिए लोग बोलता है कि तोरा भारे नहीं है। कौन मतलब वजन नहीं है, उसके कोई वजन नहीं है। समझ में आ गया। इसीलिए जाने अनजाने में फिजिक्स का यूज करता है। समझ में आ गया। तो नीतीश कुमार फिजिक्स जानते नहीं है, इसीलिए वो तो बायोलॉजी नहीं जानते हैं। अच्छा समझ में आ गया। तो यही है भार का खेला। यानी पृथ्वी जिस गुरुत्व बल से अपनी ओर खींचेगी वही किसी वस्तु का वजन हो जाएगा। W बराबर m इंटू जी। और खींचना क्या है, एक प्रकार का अट्रैक्शन है, मतलब फोर्स है, बल है। तो भार एक प्रकार का क्या है, बल है। भार एक प्रकार का बल है। क्या बताते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्यार मोहब्बत इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कल बताए हुए थे। इसी तरह से भार भी क्या है, एक फोर्स है। तो भार का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और भार जो है बदलते रहता है। क्या है, भार बदलते रहता है। चंद्रमा पर भार अलग हो जाएगा, इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि ओकरा में लगवा है, पिछलगुआ है जी। कौन जी, तो छोटका जी।
कौन जी? छोटका जी। और छोटका जी का कोनो वैल्यूए नहीं है। ससुरा जहाँ जाएगा वो बदल जाएगा। चंद्रमा पर जाएगा बदल जाएगा, पृथ्वी पर आएगा बदल जाएगा, ध्रुव पर जाएगा बदल जाएगा, विषुवत रेखा पर जाएगा बदल जाएगा। केनहू जाके ससुरा चेंजिंग, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कौन जी? इसीलिए भार में भी चेंजिंग आ जाता है। तो चंद्रमा पर जो भार होगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। मतलब जैसे अगर पृथ्वी पर कोई चीज 60 kg का है, तो चंद्रमा पर ले जाएंगे ना तो उसका 1/6, मतलब 60 गुने 1/6 करेंगे ना तो वो 10 kg का हो जाएगा। मतलब अगर बिजनेस करना है तो ऊपर से खरीद के लाइए। क्या लाइए? ऊपर से खरीद के लाइए। चंद्रमा पर जाइए, वहां से सोना चांदी खरीद के लाइए और धरती पर बेचिए। कैसे ससुरा वास्को डी गामा भारत में आया और यहाँ से मसाला लेके गया और 60 गुना दाम पर बेचा। इसी तरह से है, आपको चंद्रमा पर जाना है, वहां से मसाला लेके आना है और पृथ्वी पर बेचना है, तो बड़ी फायदा होगा। समझ में आ गया? यही है फिजिक्स पढ़ने के फायदा। तो फिजिक्स क्या करता है? फायदा बताता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो फिजिक्स आपको जाने अनजाने में नहीं बुझाता है, लेकिन रोज आप यूज करते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। कोई लोग द्रव्यमान और भार एक के समझता है। जिस तरह से कल तक आप विस्थापन और दूरी को एक के समझ रहे थे, लेकिन कल वाले वीडियो में आपको क्लियर कर दिए कि दोनों दो है, एक ना है। समझ में आ गया? उसी तरह से द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। तो अंतर क्या होता है देख लीजिए। द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य की मात्रा को बताता है, जबकि भार पृथ्वी द्वारा उस वस्तु के केंद्र की ओर लगे हुए गुरुत्व बल को बताता है। यानी द्रव्यमान जो है द्रव्य की मात्रा को बताता है, जबकि जो भार है उस वस्तु पर पृथ्वी किस गुरुत्व बल से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है उसको बताता है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान में केवल परिमाण यानी रिजल्टेंट होता है। क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। यह क्या है? एक अदिश राशि है। लेकिन भार में जो होता है परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा दोनों होता है और इस प्रकार ये सदिश राशि है। द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा माप सकते हैं, लेकिन भार को मापने के लिए कमानीदार तुला की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान को दंड तुला, द से द्रव्यमान, द से दंड तुला, भ से भार, आ कमानीदार तुला, दद भक दाल भात। समझ में आ गया? तो दाल भात मतलब द्रव्यमान को दंड तुला से माप सकते हैं और भार को जो है कमानीदार तुला से माप सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसी मात्रा किलोग्राम होता है, लेकिन भार का ऐसा मात्रा क्या होता है बताइए? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। वीडियो समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या देरी किए हुए हैं, और चैनल को जल्दी से ग्रो करिए, अपने दोस्तों को तो जल्दी शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा आपको दोस्तों को भी होते रहे। ठीक है, अगला देखिए, स्थान में परिवर्तन करने से द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं होता है। कहीं पर जाइए, पृथ्वी पर रहिए, ध्रुव पर जाइए, चंद्रमा पर जाइए, विषुवत रेखा पर जाइए, कहीं पर जाइए, मान चेंज नहीं होगा, लेकिन भार ससुरा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लगा है पिछला हुआ छोटका जीजा जी। क्या लगा है? जी लगा हुआ है, इसीलिए चेंजिंग होता है। जी जहां जहां लगेगा उसके लाइफ को बर्बाद करते रहेगा। केपलर नियम, अगला देखते हैं केपलर के नियम को देखते हैं। केपलर के नियम क्या है? केपलर के नियम को समझने के लिए आपको दो बातों को ध्यान देना है। केपलर क्या किया? सूर्य के चारों ओर के गति वाले ग्रहों को बताया कि ग्रहों के गति के नियम को बताया कि सूर्य के चारों ओर जितने सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं उसको कौन सा गति है उसके बारे में बताया। तो केपलर ने 2-3 नियम दिया है, तो सारे नियम को देख लेते हैं। केपलर का प्रथम नियम क्या होता है? केपलर का प्रथम नियम जो होता है वो बोलता है कि सभी ग्रह क्या है? सभी ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्ताकार पाथ के चारों ओर परिक्रमण करता है तथा कक्षा के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। फोकस पर सूर्य स्थित होता है और उसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों तरफ ग्रह गति करता है।
क्या करता है, सूर्य के चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से किसी लड़कियां के हॉस्टल का चारों तरफ से चक्कर लगाता है, अगर वो पसंद आ जाता है तो इधर से जाएगा चक्कर काट के, उधर से जाएगा, चारों पांचों मतलब उसके चारों एरिया में घूम के चक्कर मार के आएगा कि केनू से तो दिखाई दे दे, लेकिन दिखाई जल्दी नहीं देता है क्योंकि वो फोकस पर रहता है। इसी तरह से सूर्य क्या है, फोकस पर है, फोकस पर है सूर्य और ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। यह उसका प्रथम नियम था। इसीलिए चक्कर जो काटता है ना, इसीलिए इस नियम को बोलते हैं कक्षीय नियम। क्या बोलते हैं, कक्षा का नियम, यानी कक्षीय नियम बोलते हैं। नेक्स्ट जो नियम है उसमें बोलता है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी, उसको बोलते हैं केपलर का दूसरा नियम। इसमें क्षेत्र के बारे में बता रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्षेत्र नियम। क्या बोलते हैं, क्षेत्र नियम। और क्वेश्चन पूछेगा कि केपलर का दूसरा नियम जो होता है किसके नियम पर आधारित है, तो ये जो है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। थोड़ा पानी भी लेते हैं। केपलर का जो तीसरा नियम है, क्या है, केपलर का तीसरा नियम। केपलर का जो तीसरा नियम है कहता है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है ग्रह के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये सब कुछ नहीं, सीधा याद रखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू, टी आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू केपलर का तीसरा नियम है। इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि ग्रह सूर्य से जितना दूर है उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। ग्रह सूर्य से जितना दूर है उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। अब समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिफ्ट सभी लोगों को समझ में नहीं आता है। लिफ्ट बड़े घुमा फिरा लगता है, लेकिन आज के बाद से आपको लिफ्ट दिमाग से निकलेगा ही नहीं। क्यों, समझाने जा रहे हैं हलवा मेथड। लिफ्ट में कितने सारे कंडीशन हैं। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार समझेंगे। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे गति में हो, जब लिफ्ट जो है समान वेग से, यानी वेलोसिटी उसका चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे आए, सेम वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे आए। अगर ऊपर जाए या नीचे आए तो इसमें जो होता है त्वरण कितना होता है, शून्य होता है। जब तक वेग चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। ये कल के वीडियो में आपको बता दिए। जैसे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वेट में चेंजिंग नहीं होगा। जैसे नहीं होगा मतलब ऊपर जाइए या नीचे आइए, लिफ्ट में समान वेग से ऊपर जाइए या नीचे आइए, द्रव्यमान में भार में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब भार अपरिवर्तित रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन देखिए कि जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो, ए त्वरण से नीचे आ रही हो, ए त्वरण से अगर नीचे आए तो नीचे आने पर क्या होता है, नीचे आ रही हो, ए त्वरण से अगर ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो नीचे आने पर वस्तु के भार में कमी होता है। क्या होता है, वस्तु के भार में कमी होता है। नीचे आने पर वस्तु, लिफ्ट में नीचे आने पर वस्तु के भार में कमी, नीचे आने पर वस्तु के भार में कमी। अगर वही त्वरण से ऊपर जा रहा हो तो वस्तु के भार में वृद्धि, वस्तु के भार में वृद्धि। तो 3 गो कंडीशन आपको पता हो गया। चेंज नहीं हो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो तो भार में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर ये त्वरण से नीचे आ रही हो तो भार में कमी होगा, ये त्वरण से ऊपर जा रही हो तो भार में वृद्धि होगा। 2 गो और वो कंडीशन है। 2 गो और कंडीशन क्या है कि अगर लिफ्ट में रस्सियाँ टूट जाए तो लिफ्ट में जैसे रस्सी टूटता है ए जी के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, ए बराबर जी हो जाता है। जैसे ए बराबर जी हो जाएगा, ए बराबर जी होते ही भार जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भार जीरो, मतलब व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा, व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। नेक्स्ट देखिए,
जब नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण g से अधिक हो जाए। अगर एक्सेलरेशन g से अधिक हो जाए, जब नीचे आ रहा हो अगर उसका त्वरण g से अधिक हो जाए, यानी a बड़ा g से, जैसे a बड़ा g से होगा, व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, खोपड़िया फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? खोपड़ी फूट जाएगा। तो याद रखेंगे, इंजीनियर सब जब लिफ्ट बनाता है, लिफ्ट सेटिंग करता है, तो देखता है कि इसका स्पीड कितना हो। इतना ना स्पीड सेट कर दो, इतना ना स्पीड सेट कर दो, ससुरा जी के मान से अधिक हो जाए, जोन बैठ के जाए वो उसमें माथा फोड़ ले। माथा फोड़ने वाला काम नहीं करना है। क्या करना है? नहीं करना है। तो जैसे जी का मान ज़्यादा होगा, व्यक्ति छत से टकरा जाएगा, खोपड़िया फूट जाएगा। तो मरीजी को लेकर जाइएगा, बस वो और फूट जाएगा, वो और मरीज हो जाएगा, मरीजी के साथ जाने वाला भी मरीज हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है? ऐसे ऐसे काम को नहीं करना है। नेक्स्ट आपको देखिए, पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी। सुनते होंगे कि पलायन वेग क्या होता है। तो किसी ग्रह या आकाशीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भाग जाने मात्र के लिए जितना न्यूनतम वेग होता है, वही उसका आकाशीय पिंड के लिए पलायन वेग होता है। मतलब पलायन वेग का मतलब समझिए कि अगर किसी भी चीज़ को पलायन वेग समझना है, तो जिस स्पीड से, इतना ना स्पीड से बिगिए, इतना ना स्पीड से बिगिए कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से दूर हो जाए। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से दूर हो जाए, गुरुत्वाकर्षण के कंट्रोल में ही ना रहे, तो उसको बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं? पलायन वेग। पलायन वेग को VE से डिनोट करते हैं। VE बराबर होता है √2gm/r, √2gm/r, √2gm/r। इससे कई कंडीशन है। पलायन वेग का परिमाण छोटी वस्तु के लिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। पलायन वेग का मान छोटी वस्तु के लिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मतलब द्रव्यमान से फ्री होता है। पलायन वेग का परिमाण ग्रह के द्रव्यमान एवं त्रिज्या के अनुपात के समानुपाती होता है। ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या के अनुपात के समानुपाती होता है। पलायन वेग का मान उपग्रह के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। कितना होता है? उपग्रह के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। अतः उपग्रह के चाल को √2 गुना कर दे तो अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। क्या हो जाएगा? पलायन कर जाएगा। पृथ्वी के सतह के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के सतह के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई ढकोसलेबाजी नहीं हो रहा है, केवल क्वेश्चन ही बताया जा रहा है, तो ध्यान से देखते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो कारण है कि जब सूर्य के ताप से चंद्रमा का वायु गर्म हो जाता है, सूर्य के ताप से जब चंद्रमा का वायु गर्म हो जाता है, तो वायु में उपस्थित जो गैसीय पदार्थ होता है उसकी चाल बढ़ जाती है। जैसे गर्म करेंगे चाल क्या हो जाएगा? गैसीय पदार्थ का बढ़ जाएगा। जैसे चाल बढ़ेगा, चंद्रमा के पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चंद्रमा के पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक हो जाता है, जिसके कारण गैस के अणु पलायन कर जाते हैं और वहां से हट जाते हैं। इसीलिए वायुमंडल वहां पर नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपके चैप्टर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। घर्षण चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं कि घर्षण आखिर होता क्या है। घर्षण, बिना घर्षण के आप चल नहीं पाएंगे। तो घर्षण होता क्या है? घर्षण मतलब फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है कि जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर सरकती है, क्या होती है? सरकती है या लुढ़कती है या चलने का ट्राई करती है, यानी कोशिश करती है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर चलती है, सरकती है, लुढ़कती है, कुछ भी होती है, खींच खाच जो भी होता है,
तो स्पर्श में आने वाली सतह के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है। मान लीजिए इस हाथ को यहाँ पर चलना है, ऊपर नीचे करना है, क्या करना है, आगे पीछे करना है, तो दोनों को आगे पीछे कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, तभी ये आगे पीछे हो रहा है, यह आगे पीछे हो रहा है। मतलब यह बल जो है, जो वस्तु को गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अगर इसमें गति का विरोध नहीं करेगा तो सराग से छहल जाएगा, सराग से छहल जाएगा, जैसे करेंगे वैसे छहल जाएगा। तो छहलता क्यों नहीं है, छहलने का मतलब होता है घर्षण, ठीक है, पिछलता नहीं है। तो यही क्या है, घर्षण है। जितना ज्यादा विरोध करेगा, जितना ज्यादा विरोध करेगा घर्षण उतना ज्यादा होगा। यही विरोधी बल जो होता है घर्षण बल कहलाता है। यही विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमें गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल जो होता है सतह के खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। यानी घर्षण बल को पता करना है तो सरदर कितना खुरदुरा है इसको देखना है। जो सतह जितनी खुरदुरी होगी उसमें उतना ही अधिक घर्षण होगा। जितना ज़्यादा खुरदुरा उतना ज़्यादा घर्षण। ऐसा कोई सतह पर घर्षण नहीं है जो पूर्णतः घर्षण रहित हो। ऐसा कोई सतह नहीं है जो पूर्णतः घर्षण रहित हो। पूर्णतः घर्षण रहित हो। पूर्णतः घर्षण रहित कोई भी सतह नहीं है। कुछ न कुछ किसी न किसी सतह पर घर्षण होता ही है। घर्षण के कई प्रकार है। जैसे मान लीजिए सर्पी घर्षण है। क्या है, सर्पी मतलब स्लाइडिंग घर्षण। स्लाइडिंग घर्षण क्या होता है कि जब वस्तु किसी वस्तु पर खिसकने की रहती है, जब वस्तु किसी वस्तु पर खिसकती है तो उस स्थिति में गति के दिशा के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। तो जैसे विपरीत दिशा में एक बल कार्य किया उसको क्या बोलेंगे, घर्षण बल। क्या बोलेंगे, घर्षण बल। इसी घर्षण बल को सर्पी घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण। दूसरा है लोटनिक घर्षण। जब वस्तु की गति लुढ़क कर या लोटन करके होती है तो उस स्थिति में गति के दिशा के विपरीत जो घर्षण बल लगता है उसको लोटनिक बोलते हैं। तो सबको पता रहता है, लुढ़कता है, लुढ़कता है, लुढ़कता है, लुढ़कता है, लुढ़कता है। गेंद क्या है, लुढ़कता है। बरका सा रोलर क्या है, लुढ़कता है। मतलब गोल चीज को जैसे लपेटेंगे बेलन की तरह, वो सब क्या है, लोटनिक बल है। क्या है, लोटनिक बल है। क्या है, लोटनिक बल है। लोटनिक बल। अब देख लिए घर्षण के नियम क्या है। तो घर्षण के नियम क्या है, घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु को चलाने के बल के विपरीत दिशा में होती है। ये तो सबको पता है। लेकिन दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं दो सतहों के बीच घर्षण बल का मान वस्तु पर सतह के अभिलंब प्रतिक्रिया के मान के समानुपाती होता है। ये समझ में नहीं आया होगा, समझ में कैसे आएगा। F प्रोपोर्शनल R, यानी दो वस्तुओं के बीच के घर्षण बल का मान उस वस्तु के सतह के अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती, मतलब रिएक्शन जो परपेंडिकुलर रिएक्शन जो होता है उसके समानुपाती होता है। मतलब F प्रोपोर्शनल R होता है। क्या होता है, F प्रोपोर्शनल R। और इसी को घर्षण बराबर होता है, घर्षण बराबर होता है, घर्षण म्यू बराबर होता है F/R, जिसको बोलते हैं घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक। और इस घर्षण गुणांक का मान प्रकृतिक पर निर्भर करता है। इसके प्रकृतिक पर निर्भर करता है। तो घर्षण गुणांक का मान सतह के प्रकृतिक पर निर्भर करता है। सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है दो सतह के बीच में लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया, परपेंडिकुलर रिजल्टेंट। क्या है, परपेंडिकुलर रिजल्टेंट बल स्थिर है। क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया जो बल होता है वह स्थिर होगा। तब क्या होता है कि घर्षण बल स्पर्श करने वाले सतह के आकार या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी परपेंडिकुलर जो होता है रिएक्शन होगा, अब अभिलंब प्रतिक्रिया होगी तो क्या होगा कि बल जब स्थिर हो जाएगा तो जो उसके आयतन और आकार पर निर्भर नहीं करता है घर्षण। इसी में से निकलता है घर्षण गुणांक। क्या होता है, घर्षण गुणांक। तो म्यू को क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक या सीमांत घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक या सीमांत घर्षण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सीमांत घर्षण गुणांक का मान कितना होता है। तो सीमांत घर्षण गुणांक या गतिज घर्षण गुणांक दोनों का मान सामान्यतः 1 होता है, 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम। तो सीमांत घर्षण गुणांक या गतिज घर्षण गुणांक
दोनों का मान क्या होगा, 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका कोई बीमा नहीं होता है, क्योंकि घर्षण गुणांक एक प्रकार की राशि का क्या है, अनुपात है, मतलब रेशियो है। क्या है, रेशियो है। अगर इसका एंगल निकालना होगा, मतलब घर्षण कोण निकालना होगा, तो म्यू बराबर होता है tan लेमडा। म्यू बराबर क्या होता है, tan लेमडा। म्यू बराबर tan लेमडा। म्यू बराबर tan लेमडा। म्यू बराबर tan लेमडा। समझ में आ गया। अब इससे कुछ स्थिति है। सीमांत घर्षण की स्थिति घर्षण में घर्षण कोण तथा विराम कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। सीमांत घर्षण की स्थिति में घर्षण कोण और विराम कोण दोनों का मान बराबर होगा। कब, जब थीटा लेमडा के बराबर होगा तो वह संतुलन होगा, बैलेंस में होगा। जब थीटा लेमडा के बराबर होगा तो बैलेंस होगा। थीटा लेमडा से छोटा होगा, थीटा जब लेमडा से छोटा होगा तो वस्तु चरम स्पर्श सीमा, चरम घर्षण में होगी। क्या होगा, उसका घर्षण चरम पर होगा। जब थीटा का मान ज्यादा होगा लेमडा से तो वस्तु क्या होगी, त्वरित होगी। क्या होगी, वस्तु त्वरित होगी। वस्तु क्या होगी, त्वरित होगी। तो इसी को आपको समझना था, इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। दैनिक जीवन में कुछ घर्षण के महत्व पूछता है, जैसे अगर घर्षण ना हो तो हम खड़ा नहीं हो सकते हैं, घर्षण ना हो तो किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकते हैं, घर्षण के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर चल पाते हैं, घर्षण के बिना इंजन गाड़ी नहीं खींच सकता है, घर्षण के बिना कुछ भी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्या है, घर्षण के बिना ही होता है। घर्षण से लाभ तथा हानि दोनों है, इस कारण घर्षण को आवश्यक दोष माना जाता है। समझ में आ गया। तो घर्षण टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जो ग्रेविटेशन हो और फ्रिक्शन हो दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।